तो अभी आ गई हमारी नई यूनिट। तो इसमें दो ही चीज़ पढ़नी है, रोटेशन रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड रोटेशनल वेरिएबल्स, एंड द सेकंड इज टॉर्क और फिर इनके न्यूमेरिकल। लेट्स मूव ऑन। तो पहले रिलेशन तो सिंपल वही है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एल्फा इंटू आर, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा तो पता ही है, सिंपल। तो अभी ये तो एक पॉइंट के लिए, पॉइंट जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, पर अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहे हो तो उसमें किसी पॉइंट की हमको वेलोसिटी चाहिए, और हमको एंगुलर कंपोनेंट, एंगुलर क्वांटिटीज़ पता है उसकी, तो कैसे निकालेंगे। तो इस बॉडी की अगर हमको v और r निकालनी है, v निकालनी है बेसिकली, मान लो m1 की, r जो कि r रेडियस दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है। तो काफ़ी आसान है, ये मैंने ओरिजिन मान ली, इससे r साइन थीटा हो जाएगा, r इज इक्वल टू r साइन थीटा हो जाएगा। तो v इंटू आर ही तो करूँगा मैं, v इंटू आर, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, v इसकी ऐसे, तो v क्रॉस r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, ठीक है। तो इसका रेडियस इंटू ओमेगा, तो ओमेगा ऐसे है, ये इसको क्रॉस करूँगा तो वी आर ओमेगा इंटू आर, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा साइन थीटा, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर कौन सा बड़े वाला जो उसका वो है। यार ये तो सिंपल है, इतना बकवास इसने कॉम्प्लेक्स कर दिया। बॉडी का पॉइंट पकड़ो कहीं से भी, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस देखो, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा बस। अब जो है एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि जैसे कि यहाँ पे जो होगी एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, जब यहाँ पे एक नॉर्मल क्वांटिटी होगी, अल्फा होगी बेसिकली, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये एंगुलर वेरिएबल्स की बात हो रही है, ये अल्फा टी की बात नहीं, और अल्फा टी ज़ीरो है, पर एंगुलर एक्सेलरेशन इज जो है कांस्टेंट है। अल्फा टी कुछ हो जाएगी आगे जाके, उसको छोड़ो, हमें अल्फा की बात करें सिर्फ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को भूल जाओ, सिर्फ अल्फा की, एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए ये सेम इक्वेशन लगेंगी जैसे हमने लगाई थी न्यूटन की इक्वेशन, बस v को ओमेगा से, s को थीटा से, और एक्सेलरेशन को अल्फा से। ओके ऑसम, ये अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है जो कांस्टेंट नहीं है, तो हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से मामले को सुलझाएंगे। सिंपल है, अल्फा थीटा बाई टी, ये भी हमको पता है। और अल्फा को हम वो भी लिख सकते हैं, जैसे एक्सेलरेशन को वी डी वी बाई डी एस लिखते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा, ओमेगा बाई डी थीटा। ओके ऑसम। तो ये है सवाल। तो सिंपली बहुत आसान सवाल है, 450 रेवोल्यूशन 1 मिनट में कर लेता है एक फन, 10 मिनट में, 10 सेकंड में रेस्ट पे आ जाए। तो बताओ रेस्ट पे आने से पहले उसने कितनी रोटेशंस कर ली टोटल। अगर आप थीटा निकाल सकते हो तो उसको अगर आप 360 से डिवाइड कर दोगे तो आपको जीत जाओगे। तो अभी इसमें कभी भी जो है अल्फा मत निकालने बैठ जाना, इससे बहुत आसानी से ये आपको क्या दिया हुआ है अगर ढंग से देखोगे तो ये क्या है, 1 मिनट में 450 रेवोल्यूशन दी हुई है। तो बेसिकली जब भी ऐसा दिया है तो समझ जाओ ये यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल सकती है। तो 450 यानी कि 1 मिनट में है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है हाउ मैनी रोटेशन इन 1 सेकेंड। अगर टाइम पीरियड बेसिकली 1 कुछ भी इन टी, 1 सेकेंड में कितने रोटेशन, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी बेसिकली 450 डिवाइड बाई 60 सॉरी, ठीक है। ये आ जाएगी 15 बाई 2 आ जाएगी 3 की टेबल से फ्रीक्वेंसी। ओमेगा यहाँ से आ जाएगा 2 पाई एफ, कितना आसान है वाह। तो हो जाएगा 15 पाई, बेसिक 15 पाई हो जाएगा हमारा ओमेगा। तो ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी, हाँ। तो बेसिकली डेल्टा थीटा जो कि आएगा हमारा, और डेल्टा टी यानी कि 10 इज इक्वल टू 15 पाई। तो इसको 150 पाई हो जाएगा हमारा वो, और डिवाइड कर देंगे 2 पाई से नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए, तो ये आ जाएंगे 75 रेवोल्यूशन। जैसे सवाल कमाल था। तो एक बात बताओ, हमारे पास जो ओमेगा आई है 15 पाई, क्या वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन? नहीं। तो आप इसको कैसे कह सकते हो कि एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि वो है एग्जैक्ट इतनी है और टाइम नहीं? यार ऐसे थोड़ी ना है कि अगर एक एक्सेलरेशन लग रही है अल्फ़ा किसी पार्टिकल पे या ए, तो जो है वो उसका टाइम सिर्फ स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम से आ जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे तो ओमेगा तो वेरिएबल है, तो ओमेगा से ऐसे थीटा टाइम नहीं निकल सकता। ओके, तो थीटा के लिए हम निकालेंगे ओमेगा टी प्लस, ऐसे इक्वेशन से निकाल लेंगे किसी भी, या फिर अपना थीटा ऐसे सिंपल उससे निकाल लो। टाइम जो है 10 सेकंड दिया हुआ, वी प्लस यू, तो वी है अपनी 15 पाई, ठीक है। 15 पाई हमारी वी है, और u है हमारा, बेसिकली v 0 है और 15 पाई हमारी u है। मैंने u माइनस वी ले लिया, u और 0 आ जाएगा रेस्ट पे इवेंचुअली, और डिवाइड बाई 2 इंटू 10 हमको दिया गया है 10। तो ये हो जाएगा अपना भैया 75 पाई हमारी थीटा आएगी, इज इक्वल टू थीटा। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हो थीटा 75 पाई आ रहा है, और हमारे में थीटा आ रहा था 150 पाई। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया था कांस्टेंट ओमेगा रहेगी थ्रू आउट। हमने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि ओमेगा 2 0 है। हमने तो सोचा था अगर ओमेगा से चल रहा है 10 सेकंड के लिए,
150 उससे 15 पाई से चल रहा है 10 सेकंड के लिए, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऐसे तो था ही नहीं। ये तो हर सेकंड चेंज हो जाएगा, अभी 15 पाई था अब 14 पाई ऐसे हो जाएगा, तो ये 150 नहीं आएगा। तो ये 75 अभी हमारे नॉर्मल इक्वेशन से मोशन से आ गया है, तो ये गलती ना करना आगे। अब थीटा इसको डिवाइड कर देंगे 2 पाई से, तो 37.5 रेवोल्यूशन लगेंगे। ये सवाल भी कमाल का है। ये सवाल बेसिकली कहता है कि एंगुलर वेलोसिटी इज़ नॉट जस्ट पार्ट ऑफ समथिंग दैट इज़ मूविंग इन ए सर्कल। अगर कोई स्ट्रेट लाइन पे भी चल रहा है तो भी उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है, क्योंकि एट दैट इंस्टेंट, क्योंकि एक इंस्टेंट पे तो हो सकती है ना, हमेशा उसकी एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी। तो ये मैं कह सकता हूँ पार्टिकल की चलो हर मोमेंट पर डायरेक्शन नहीं बदली, पर एक एंगुलर वेलोसिटी तो है ना ऐसे। अगर मैं यहाँ सर्कल मान के चलूँ, फिर थोड़ा आगे चला जाएगा तो सर्कल थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, पर एक एंगुलर वेलोसिटी तो है ना इसकी। जैसे नमो कह रहा था जो बात, तो ये सेम बात है। तो बेसिकली ये एंगुलर वेलोसिटी सिंपली ऐसे कैलकुलेट है, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वी परपेंडिकुलर ओमेगा इंटू आर होती है, ये हमको पता होना चाहिए। वी कॉस थीटा का कोई कंपेयर वो नहीं होगा एंगुलर वेलोसिटी देने में, वी कॉस थीटा का कोई भी वो नहीं। वी कॉस थीटा सिर्फ और सिर्फ इसको वो देगी हॉरिजॉन्टल मोशन की, वो एंगुलर का कोई काम नहीं, एंगुलर सिर्फ वी साइन थीटा करेगी। ऑसम। तो वी बाय आर, आर तो हमको कुछ दिया, आर तो हमने खुद से माना कि आर डिस्टेंस पे है पार्टिकुलर भी, तो ए दिया हुआ है हमको, तो ए बेसिकली आर हो जाएगा ए बाय साइन थीटा, तो वो हो जाएगा। तो सिंपल बकवास का क्वेश्चन। व्हील रेस्ट स्टार्ट होता है, एक्सेलरेट होता है यूनिफॉर्मली इतनी स्पीड से फॉर 20 सेकेंड, अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर नेक्स्ट 20 एंड इज फाइनली ब्रॉट टू नेक्स्ट इन नेक्स्ट 20 सेकेंड। ओके, टोटल एंगल रोटेटेड बाय व्हील इज। तो ये था हमारा वो घोंचू सवाल। तो इस घोंचू सवाल को सोचूं 2 मिनट में कर दिया। तो यार काफ़ी सिंपल है, ये सॉल्यूशन है आपके सामने, बहुत आसान है, मतलब इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं है। बाय। टॉर्क। ओके, तो मैंने टॉर्क पढ़ लिया है, बहुत पहले पढ़ लिया था, पर अभी मैं रामखोरियत कर रहा हूँ, थोड़ी सी राम नवाबी कर रहा हूँ। टॉर्क देखो, टॉर्क क्या होता है बेसिकली, ये है एक आइडियल वर्ल्ड सिनेरियो। एक बच्चा ऊपर से सर्कुलर मोशन में गिरता गिरता आ रहा है, गोल्ड बच्चा सुंडरोड़े का, सुंडरोड़ा गिर रहा है, इसका एक कोई भी पॉइंट पे उसका मोशन देखते हैं बेसिकली। तो इस पॉइंट पे देखो, ये इस पे मान लो हम पता लग पा रहे हैं सुंडरोड़े पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है कुछ, ठीक है। सुंडरोड़ा यार एक तरह से फिक्स है, इसी एक्सिस पे समझ रहे हो यार, अभी बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, सुंडरोड़े और इस पॉइंट के बीच में, तो मान जाओगे अब तो जा ही रही है, एफ कोस थीटा बचा लेगा, अब समझ आया। तो ऐसे सुंडरोड़े पे फोर्स लग रहा है, तो अब हमको ये बताना है कि इस पर टॉर्क क्या लगेगा। बेसिकली अब हमको समझना है टॉर्क क्या होगा। तो टॉर्क क्या होता है, जब ऐसी कोई भी चीज़ जो सर्कल में मूव कर रहे, मान लो इलेक्ट्रिक से, या फिर कोई रस्सी आपने डंडी गार्ड रखी है, बल्ली गार्ड रखी है कील से, तो वो उस केस में, और ये ऐसे केस में जब आ रहे हो, तो एक चीज़ हम हमेशा देख सकते हैं। तो टॉर्क होती है बेसिकली मोमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट किस चीज़ को बोलते हैं, किसी भी चीज़ का, जैसे मूवमेंट ऑफ टट्टी, यानी कि टट्टी को क्रॉस प्रोडक्ट ले दो रेडियस के, डिस्टेंस के साथ, एक जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मोमेंट जो है ये रोटेशनल टर्म्स होते हैं बेसिकली। मोमेंट ऑफ फोर्स एफ क्रॉस आर, तो इसको बोलते हैं टॉर्क। तो एफ क्रॉस आर के 2 तरीके हैं, या तो एफ साइन थीटा इंटू आर हो सकता है, ठीक है, यानी कि आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा हो सकता है, या फिर एफ आर साइन थीटा भी हो सकता है, एफ इंटू आर साइन थीटा, आर परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा एफ के। ओके, पहले वाला केस देखते हैं, जब हम फोर्स को परपेंडिकुलर ले रहे हैं रेडियस के। तो बेसिकली इस फोर्स के 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो बिल्कुल रेडियस के अलोंग होगा और एक रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, जिसको टेंजेंशियल कंपोनेंट भी बोलते हैं फोर्स का, सर्कुलर टर्म्स के हिसाब से। ओके, तो जो रेडियस के परपेंडिकुलर वो है एफ साइन थीटा, क्योंकि हम रेडियस से एंगल नापेंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है, छोटे वाला एंगल ही हमेशा एंगल बिटवीन 2 वेक्टर होता है, और ये तो जाहिर है यार, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर यही है, एफ और आर के बीच में ये एंगल है। ओके, ऑसम। तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर फोर्स, बेसिक फोर्स परपेंडिकुलर इंटू डिस्टेंस लिखना है यहाँ अच्छा होगा, तो एफ साइन थीटा इंटू आर, तो टाव होगा बेसिकली आर एफ साइन थीटा, तो इसको बोलते हैं आर क्रॉस एफ। भी सिंपल सी बात है यार, ए क्रॉस बी को हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा, तो ये है ए बी साइन थीटा, तो ए क्रॉस बी है, यानी कि आर क्रॉस एफ है ये। ओके, तो टॉर्क के फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ लीनियर फोर्स, जो किसी चीज़ पे धक्का लगाते हैं उसका ये रोटेशनल इक्विवेलेंट है, ये घुमाने वाला इक्विवेलेंट है, किसी को घुमाना है, जो मैं घुमा पा रहा हूँ, ये कितना टॉर्क है, किसी कोई चीज़ कितना घूमेगी ये टॉर्क पे डिपेंड करता है, समझ रहे हो। ऐसे जैसे फोर्स पे कोई चीज़ कितना एक्सेलरेट, कितना अच्छे से भागेगी, तो वो फोर्स पे डिपेंड करता है, ऐसे टॉर्क पे डिपेंड करता है कोई चीज़ कितना अच्छे से मूव करेगी। तो फोर्स होता है पुल, फोर्स होता है पुश और पुल, तो टॉर्क होता है ट्विस्ट, ट्विस्ट की बस डायरेक्शन पुश पुल, समझ रहे हो, एक तरह से बस ऐसे जो आपको लेना वो लो। ओके, अब मोमेंट ऑफ फोर्स को देखें, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि एफ क्रॉस आर, जैसा कि मैंने बता दिया। तो फोर्स अप्लाइड फ्रॉम अ डिस्टेंस भी इसको बोला जाता है। यार आप एक
जो है नट बोल्ट टाइट करने वाली वो रिंच होती है, उसको लगा रहे हो आप एक बोल्ट पे और रिंच ऐसे कर रहे हो तो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ये घूम रहा है ये भी, पर जो है ये डिस्टेंस है इनके बीच में, मेरे एक डिस्टेंस से फोर्स लग रहा है जब जाके ये घूम रहा है, समझ रहे हो? ओके, नट जब घूम रहा है ऐसे नहीं, नॉर्मल बॉडी की तरह। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इनटू द रियल वर्ल्ड सिनेरियो लेते हैं। ये मान लो इस पॉइंट के अबाउट ये लकड़ी हिंज्ड है, तो अब यहाँ देखते हैं टॉर्क क्या होगा अगर एक फोर्स एफ ऐसे लग रहा है ये इसके ऊपर, तो ये फोर्स ऐसे लगा रखा है हमने टेढ़ा सा, तो इसके ऊपर टॉर्क क्या होगा? तो बेसिकली इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, टक और टक। इनके बीच में एंगल कहाँ से लेंगे, कौन सा एंगल लेंगे? तो यार एंगल हम लेंगे ये और ये ऐसे, समझ रहे हो? एफ ऐसे चला जाएगा, ये आर वेक्टर है, ठीक है, यहाँ ये होगा थीटा बेसिकली, और ये थीटा होगा तो यार आपको पता ही है ये थीटा हो जाएगा बेसिकली, इसके साथ ही तो थीटा हो जाएगा। दोनों वेक्टर यहाँ अप्रोच कर रहे हैं, ये यहाँ एफ भी यहाँ अप्रोच कर रहा है, तो इनके बीच में थीटा हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अभी ओके, अब थोड़ा मामला इंटरेस्टिंग होगा। इस एफ के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, ये तो एफ कॉस थीटा जिसको एफ पैरेलल भी बोल सकता हूँ मैं, जो कि हमारे रेडियस वेक्टर के पैरेलल है, ओके। और एक हो सकता है एफ साइन थीटा जो कि परपेंडिकुलर होगा, बेसिकली ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर होगा रेडियस वेक्टर के ऐसे, ठीक है। तो अभी जो ये वाला फोर्स है बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो क्या कर सकता है? वो सिर्फ एक ही काम कर सकता है, इस कील के अगेंस्ट खिलाफ लगा सकता है, ये इसको कील से हटाने की कोशिश कर सकता है, यहाँ ऐसे फोर्स लगा सकता है कील के अबाउट पर। कील बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो नॉर्मल केसेस में ज़्यादातर यार ये एफ पैरेलल कुछ नहीं करता, रोटेशन नहीं कर पाता, ये ऐसे का ऐसे कील इसको एक नॉर्मल रिएक्शन दे देती है, तो ये कट जाता है, एक्शन इक्वल रिएक्शन हो जाता है इसके साथ, गरीब के साथ। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है हमारे केस में, रोटेशन के केस में ये नामात्र है, दिखाया भी है एक तरह से अगर ढंग से। नेट गायब है तो प्रेजेंट है असल में, तो एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा क्या चाहता है? इसको, इस पॉइंट को ऐसे ही तो रोटेट करना चाहेगा ये, सोच के देखो, ये एफ साइन थीटा इस पॉइंट को ऐसे रोटेट करेगा यार, ये बॉडी कहाँ रोटेट होगी? यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो सामने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगी, ठीक है, ओके। अभी डायरेक्शन पे नहीं आ रहा हूँ मैं टॉर्क की, तो टॉर्क बेसिकली निकलेगा, ये टॉर्क क्या होगा इस केस में? एफ परपेंडिकुलर इंटू आर, ठीक है, यानी कि आर एफ साइन थीटा आर क्रॉस एफ, वही बात है, ठीक है। साइन थीटा है बेसिकली जो एफ बना रहा है आर वेक्टर के साथ। अब चलते हैं एक और बार दोबारा रियल वर्ल्ड में, तो अब देखते हैं डायरेक्शन टॉर्क की डायरेक्शन क्या ऐसे ही होगी? फिर सीधी ले लेते हैं, जहाँ फोर्स परपेंडिकुलर है वही टॉर्क की डायरेक्शन हो जाएगी। वाह, ऐसे कैसे? पर सोच के देखो एक बार, मैं बताता हूँ कैसे। दो बच्चे हैं, ये 5 मीटर पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये बच्चा 10 मीटर पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो बताइए भाईजान कि ये सिस्टम नेट कहाँ मूव करेगा? अगर टॉर्क की डायरेक्शन वही लेते हैं एफ परपेंडिकुलर की, तो दोनों परपेंडिकुलर ही, कुछ छेड़ना ही नहीं। एक T1 ये जगह टाउ 1 भैया, और ये जगह टाउ 2 भैया, तो दोनों को जोड़ देंगे, टाउ 1 प्लस टाउ 2 हमारा आंसर। तो नेट रोटेशन ऐसे ही होगी, ओके ऑसम, इसी डायरेक्शन जैसा ये टॉर्क है। बस हो गया, चलो घर चलते हैं, पर आपको लात मार दी जाएगी ये सब बात के जुर्माने में। ये जो है ये वेक्टर इसको ऐसे घुमाना चाहता है, ये टाउ ऐसे लगना चाहती है, और ये जो 5 न्यूटन वाली टाउ है ये ऐसे लगना चाहती है एफ क्रॉस आर। टाउ ये फोर्स पे बिल्कुल, फोर्स से आप टॉर्क का जायजा नहीं लगा सकते, मैं आपको वही बता रहा हूँ, आपको डिस्टेंस भी साथ में मल्टीप्लाई देख करके देखना पड़ेगा जब जाके टाउ आएगा। तो ये भी 50 आ रहा है 5 × 10, और ये भी 5 × 10 50 आ रहा है। तो बेसिकली आपको पता चला क्या, ये दोनों टॉर्क कैंसिल हो गए। अरे बच्चे, कोई भी रोटेशन नहीं हुई, तो टॉर्क की डायरेक्शन उस केस में, हमारे पिछले वाले केस में क्या होगी अगर मैं आपको ढंग से बताऊँ तो, जैसे ये है, तो इस केस में टॉर्क की डायरेक्शन हम ऐसे लेते हैं, जहाँ फोर्स परपेंडिकुलर है चाहे तो यहाँ, और जहाँ अपनी रेडियस है चाहे तो वहाँ, दोनों में ले लो, आपका साइंस कन्वेंशन का फ़र्क आएगा। मैं आर से लेता हूँ, आर की तरफ, आर वेक्टर की तरफ ऐसे अपनी पाम रखो, और एफ की डायरेक्शन में वो उठाओ, टॉर्क की डायरेक्शन आई थंब से ऊपर, तो यहाँ टॉर्क है 50 न्यूटन मीटर अपवर्ड्स, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोल लो। और यहाँ एक टॉर्क की डायरेक्शन है ऐसे ही, आर वेक्टर इधर है और टॉर्क ऐसे है 10 न्यूटन वाले फोर्स का, और एक का आर ऐसे है, फोर्स ऐसे है, तो एक का नीचे है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ऊपर नीचे कैंसिल, कट दोनों वेक्टर, ठीक है, ऑसम। अब एक और चीज़, टॉर्क फोर्स यानी कि रोटेशन ट्रांसलेशन। वाह, ये क्या है इसका मतलब? काफ़ी इंटरेस्टिंग हेडिंग है ये। इस इंटरेस्टिंग हेडिंग को मैंने एक ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर एक ही बॉडी है, ये सीधे पेन रखा है, ठीक है, सफ़ेद डंडा पेन है हाथ से हमारा, तो इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास, या अबाउट कोई भी पॉइंट, इधर मान लो, इधर मान लो, बिल्कुल कोने पे मान लो, कोई भी पॉइंट एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर। तो क्या होगा? कोई मोशन नहीं होगा, ना रोटेशन होगी ना ट्रांसलेशन होगी, जब तक ये दोनों फोर्स बराबर हैं। अगर एक फोर्स ज़्यादा हुआ दूसरे से या एक दूसरे से कम हुआ तो ऑसम, हमारी ट्रांसलेशन मोशन एटलीस्ट हो सकती है। रोटेशन का तो कोई सवाल ही नहीं है, इच नहीं है, एटलीस्ट जब तक सेंटर ऑफ मास की बात है। अगर यहाँ है ये, यही चीज़ की नेट फोर्स ऐसे लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक ऐसी रोटेशन से आ जाएगी, ठीक है।
थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन भी होगा। सेंटर मास ऐसे घूमेगा बेसिकली, समझ रहे हो? सेंटर मास भी तो घूमता है जब आपका पेन ऐसे चलता है, एक बार ऐसे हो जाएगा फिर ऐसे 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 सेंटर ऑफ मास भी घूमता है नियरली एक ऐसे सर्कुलर पाथ में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेजिंग। बस बॉडी जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर्ल कर जाएगी अगर एक नेट फोर्स होगा ऐसे तो। ओके, नो प्रॉब्लम अभी तक तो अभी दोनों फोर्स यही है, दोनों वेक्टर वही है, बस वेक्टर को एक को इधर लेके एक को इधर लेके, तो अभी भी नेट फोर्स तो जीरो ही है, दोनों नेट फोर्स तो जीरो ही है। पर क्या टॉर्क जीरो है? नहीं, एक टॉर्क 4 है, वही डायरेक्शन देगा, रेडियस उधर है, एक टॉर्क 4 इसको इधर लेना सेम, मान लो टाउ। एक दूसरी टॉर्क है वो ऐसे है, वो 4 इसको ऐसे लेना, सॉरी उसका ऐसे है और फोर्स ऐसे लग रहा है नीचे, तो वो भी नीचे ही एफ यानी कि 2 टाउ न्यूटन मीटर जो है नीचे इसको ले जा रही है, यानी कि इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहती है 2 टाउ से, ऐसे एक ऐसे ये ऐसे और ये ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहे हैं इसको 2 टाउ टॉर्क से। तो यानी कि ओके ये रोटेशन मोशन होगा, पर यहाँ ट्रांसलेशन नहीं होगा, यहाँ कोई फोर्स नहीं है। पर अगर एक फोर्स ज़्यादा हो जाए तो ट्रांसलेशन भी होगा, सेंटर ऑफ मास भी आगे बढ़ेगा और ये रोटेट करता हुआ बढ़ेगा ऐसे कुछ स्पाइरल की तरह। ओके, सेंटर ऑफ मास तो स्ट्रेट लाइन में, पर बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे स्पाइरल की तरह बॉडी जाएगी, ना कि फोर्स जीरो ना ही हो तो ये ट्रांस रोटेशनल मोशन होगा। तो है दिस इज योर बॉय अमन दबतरवाल। तो जैसा कि मैंने कहा था ये एफ वेक्टर के भी हम परपेंडिकुलर ले सकते हैं आर, तो आर परपेंडिकुलर मैंने ले लिया एफ के ऐसे, ये एफ था, एफ को एक्सटेंड किया हुआ है भैया, ठीक है, ये आर है। तो अगर मैं आर साइन थीटा को एफ से मल्टीप्लाई कर दूँ यानी कि एफ आर साइन थीटा हो जाएगा मेरा टाउ, तो वो भी जायज़ है। बस डायरेक्शन अगर आप देखोगे कैसे, आपकी बार डायरेक्शन कैसे लोगे, एफ़ की तरफ रखोगे और आर की तरफ घुमाओगे, ऐसे ऐसे आएगी। आपकी बार एफ़ की डायरेक्शन में रखोगे हाथ और कर्ल ऐसे करोगे, आपकी बार ऊपर आ रही है डायरेक्शन, बस डायरेक्शन उल्टी है, मैग्नीट्यूड अलग है। ए क्रॉस बी क्रॉस ए वाला सिस्टम है ना, जैसे नॉर्मल होता है, डायरेक्शन ऊपर है, वो तो आंसर दोनों ठीक है, डायरेक्शन आपके मर्जी है आप कैसी लो, ठीक है। बढ़िया यही है कि एफ़ को परपेंडिकुलर ले, वो आसान होता है विजुअलाइज करना बगैर ये, पर दोनों सेम चीज़ है, बताना ज़रूरी था। तो एफ क्रॉस आर भी हम टाउ को लिख सकते हैं, साइन कन्वेंशन तो हमेशा अपने हिसाब से लेते हैं हम, कोई इसी को डायरेक्शन को नेगेटिव कहता है तो कोई पॉजिटिव कहता है, सबको पता है। तो ये था टॉर्क का कॉन्सेप्ट। टॉर्क का रियल लाइफ मतलब मैं आपको बताता हूँ। लैम्बोर्गिनी यूरस की जो टॉर्क है वो है 850 नैनोमीटर, और यही लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर की टॉर्क है 690 से 720। ऐसा क्यों है? टॉर्क कम क्यों है लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर की, जबकि पैसे में ज़्यादा है अवेंटाडोर, और वो कम है फिर भी थोड़ी सस्ती है। तो इसका एग्जांपल है, इसका वो है असली महत्व, सिग्निफिकेंस ये है कि एसयूवी को जो है लोड कैरी करना पड़ता है या टेरेन्स पे चढ़ना पड़ता है, तो एक टायर को कितना अच्छे से ट्विस्ट हो पाएगा, एक टायर कितना आराम से घूम पाएगा लोड के बावजूद उसके ऊपर, मतलब उस पर कितना अच्छे से फोर्स लग पाएगा। लोड है तो मतलब फोर्स ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा टॉर्क होगी तो टायर अच्छे से घूम पाएगा बिना कोई लोड लिए। तो इसलिए एसयूवी की टॉर्क ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो अपनी सेडान्स होती हैं, ताकि वो इजीली लोड वोड को कैरी कर पाएँ, ऑफ रोड चल पाएँ, अपनी गाड़ी का ही लोड जो है ले सकें। या जबकि स्पीड के लिए हॉर्स पावर या कुछ ऐसा होता है जो भी है वो अलग चीज़ है, पर टॉर्क जो है एसयूवी की ज़्यादा होती है। पहला सवाल बहुत प्रैक्टिकल और आसान सवाल है। ये सवाल है पेंडुलम एक थीटा एंगल पे, तो उस पर कितनी टॉर्क है और कहाँ पे टॉर्क जीरो है। तो जीरो तो हमको पता है, थीटा इक्वल टू जीरो पे टॉर्क जीरो है, तो काफ़ी सिंपल है। इसकी एक आज आपको नई ट्रिक बताते हैं। एक तो पहली बात, जो टॉर्क होगी वो एंगल पे डिपेंड कर रही है डायरेक्टली, तो ये एक डायरेक्ट हिंट है कि जो है साइन थीटा पे बेसिकली डिपेंड करती है टॉर्क। तो टॉर्क बेसिकली W इंटू एल तो होगा ही, mg इंटू एल तो पक्का 100% हो गया, तो सबको पता है मैग्नीट्यूड में टॉर्क क्या आएगा। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टॉर्क साइन थीटा के भी, तो छोटा सा दिमाग लगा ना, WL साइन थीटा कर दो, चलो इस पर भी विश्वास नहीं है। अगर इन्वर्सली होता है तो कॉस थीटा था, कॉस 1 से 0 की तरफ गिरता है, साइन 0 से 1 के तरफ ऊपर उठता है। 90 डिग्री पर टॉर्क क्या होगी, mg और l, ठीक है। बस यार 90 डिग्री साइन 90 डिग्री 1 होता है, ये और कितना हिंट चाहिए आपको, बस थीटा पे तो साइन थीटा होगा बस। ये भी एक अच्छा हिंट है, बटे है ना तेरा तुल्ले हिंट। ओके, तो प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पे क्या टॉर्क होगी, इसके लिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा या फिर नहीं निकालनी पड़ेगी। हाईएस्ट पॉइंट पे तो मेरे हिसाब से तो जो रेडियस होना चाहिए वो एच मैक्स ही होना चाहिए, क्योंकि एच मैक्स के जो हमारी वेलोसिटी होती है उस टाइम वो यू कोस थीटा बिल्कुल ऐसे होती है सीधी, पर फिर तो टॉर्क सीधी हो जाएगी, मतलब हमको ओरिजिन से देखनी है टॉर्क यहाँ से मेरे हिसाब से तो। ओके, माफ़ी हो गई। तो यहाँ पे रेडियस बेसिकली मान सकते हैं कि ये जो है अभी अभी सर्कल पे है, सर्कल की रेडियस है r/2, रेंज है r और ओमेगा उसका वेट है, तो इससे सिंपली आ जाएगा u² sin 2 थीटा बाई जी। रेडियस r होता है और h मैक्स होता है
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। आर इंटू एफ कर देंगे, बस आ जाएगा टॉर्क। ये आ गया एम यू स्क्वायर। ओ ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको लिख के जो थोड़ा हम दें। बाय।